ओके, गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की। तो मालिक अभी चालू करते हैं यूनिट 2 की कहानी है। ओके, ये यूनिट 2 तक आप सस्टेन कर लीजिए। यूनिट 2 वाला पॉइंट आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। अल्टीमेटली आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 को ध्यान रखना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई मेंशन दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आता है सेक्शन 9। सर सेक्शन 9 क्या बोलता है? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। एक बार पढ़ना है, छोड़ देने का है। जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर क्या है? एकदम सिंपल है। सर क्या पार्टनर ने अपना बिजनेस कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए? यस। एबीसी पार्टनर अपन कॉमन पकड़ेंगे। एग्जांपल, एबीसी अगर 3 पार्टनर है तो ए ने जो काम करना चाहिए वो कॉमन एडवांटेज, मतलब अपने एक ने अपने लिए काम नहीं करना चाहिए, एबीसी तीनों के लिए काम करना चाहिए उस पार्टनरशिप के लिए। सेकंड, ही शुड रेंडर टू एनी पार्टनर और एलआर फुल इंफॉर्मेशन। ओके, जो भी इफेक्ट करने होंगे, आत्मा क्लियर है। एंड पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व अटमोस्ट गुड फेथ इन हिज डीलिंग्स विद द अदर पार्टनर्स। तो भाई साहब ये क्या पॉइंट है? ये सेक्शन 9 एकदम बेसिक पॉइंट है कि पार्टनर कैसा रहना चाहिए। तो पार्टनर कैसा रहना चाहिए, तो टेक्निकली कितनी चीज, सेक्शन 9 क्या बोलता है पार्टनर कैसा रहना चाहिए? तो सबसे पहले पार्टनर ने कैसे काम करना चाहिए? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। उसने क्या, उसको दूसरे पार्टनर और रेंडर को पूरे या एलआर को पूरे फुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, उसने कैसे काम करना चाहिए? गुड फेथ। भारत माता की जिपिंग। ओके, अगर उसने कोई फ्रॉड किया होगा, उसकी वजह से कुछ लॉस हुआ रहेगा, तो क्या वो इंडेमनीफाई करेगा? यस। अभी मेरे को बताओ, इंडेमनीफाई आंसर याद है ना बड़ी? इंडेमनीफाई मतलब ओके, जो पार्टनरशिप फर्म ने कोर्ट केस लड़ा, कोर्ट केस के लिए कुछ पैसा लगा, क्या वो भी भरपाई करेगा? यस। लेकिन याद रखना, इट इज ओन ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड। ओनली फ्रॉड रहा तो ही सेक्शन 10 आएगा, फ्रॉड नहीं है तो सेक्शन 10 को लाना मत। वापस बोल रहा हूं, सेक्शन 10 कब आएगा? पहली बात फ्रॉड, और दूसरा क्या होगा? इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब उसकी वजह से किसको लॉस हुआ? फर्म को। उसकी वजह से फर्म को केस लड़ना पड़ा। इंडेमनीफाई आते ही सेक्शन 125 आना चाहिए, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। हु इज इंडेमनिटी होल्डर हियर? फर्म। हु इज इंडेमनीफाइंग? ओके, पार्टनर, जिसने फ्रॉड किया है। इतना पॉइंट क्लियर? तो यहां पर याद रखना, द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन बाय द फर्म। तो ये पर वापस बोल रहा हूं, फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ है। किसकी वजह से लॉस हुआ है? फ्रॉड। ओके, अगला पॉइंट मेरे को बताओ, पार्टनर अपने राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट से। सेक्शन 11 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा होगा, पार्टनर कौन क्या करने वाला है, वर्किंग पार्टनर क्या करने वाला है, स्लीपिंग पार्टनर क्या करने वाला है, नॉमिनल पार्टनर क्या करने वाला है, ये सब किस में लिखा होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो डिटरमाइन राइट्स एंड अदर थिंग्स थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट। और एक शायद आपको सेक्शन 28 याद है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ 28 नहीं, सॉरी 27 नहीं, 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। 27 है। 27 वाला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन यू आर वर्किंग इन पार्टनरशिप यू कैन नॉट ऑपरेट इन द सिमिलर बिजनेस व्हेन द पार्टनरशिप इज गोइंग ऑन। आई होप यही पॉइंट याद है क्या बड़ी? ओके, तो ये आपका पॉइंट होगा राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सेक्शन 11 क्या बोलता है? द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म में बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे को बताओ, राइट्स एंड ड्यूटीज कौन डिटरमाइन करेगा? म्यूचुअल। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज म्यूचुअल कौन डिसाइड करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा इधर। यानी आप जब मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करोगे तो ये बिजनेस इधर करोगे नहीं। ओके, इवन छोड़ने के बाद भी नहीं करोगे। हाँ, ये आगे सेक्शन में आएगा, याद है ना बड़ी? ओके, सेक्शन 12। ओके, अब आते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आराम से सेक्शन 12, सेक्शन 13 अभी सब इंपॉर्टेंट है बड़ी। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस का कंडक्ट कैसे होगा? तो इसके लिए इन्होंने टोटल 4 पॉइंट दिए हुए हैं कैसे कंडक्ट करना है। सबसे पहला, ओके, क्या हर पार्टनर को ओके बिजनेस में हिस्सा लेने का अधिकार है क्या? यस। कोई भी इस पार्टनर को हिस्सा लेने से रोक नहीं सकता। अगर हिस्सा लेने से मैं रोक रहा हूं, क्या तुम कोर्ट में जा सकते हो? यस। मैं मसाला समझा रहा हूं, सुनने की ध्यान रखना। कोर्ट में जा सकते हो? यस। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तू एक्टिव रोल नहीं प्ले करेगा और मैं तुझे रोक रहा हूं एक्टिव रोल प्ले करने से, क्या तुम कोर्ट में जाके बोल सकते हो? नहीं। ये सेक्शन 12 का ये पॉइंट का याद रखना। ओके, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी है तो तुम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा अनलेस एंड फ्रॉड नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं अगर फ्रॉड कर रहा हूं, मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, तो तुम कोर्ट में जाके तुम इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तुम भी आके रोज की रोज एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तू स्लीपिंग पार्टनर है, मैं एक्टिव पार्टनर है, तो तुम वहां कसम घुस मत, टांग मत अड़ा रोज के रोज काम में। तो खाली किस में इंटरेस्ट रख? प्रॉफिट में। सेकंड सिनेरियो, ओके, राइट टू बी कंसल्टेड। और इसके ऊपर आपको याद रखना होगा, 2 चीज मैंने बताई है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ इशू आया, कोई भी प्रॉब्लम आया, मैं कुछ बोल रहा हूं, सपोज अपन सब एक्टिव पार्टनर है, मैं कुछ एक पॉइंट बोल रहा हूं, तुम एक कुछ पॉइंट बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं कैश बेसिस काम करना चाहिए, तुम बोल रहे हो क्रेडिट बेसिस काम करना चाहिए, हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सर ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? मेजॉरिटी। और अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा? ऑल द पार्टनर्स। तो इसमें दो ध्यान रखना, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेजॉरिटी। एंड अगर नेचर ऑफ क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है। नेचर ऑफ बिजनेस, सर नेचर ऑफ बिजनेस का एग्जांपल, ओके भाई साहब मेरे को और एक नया बिजनेस चालू करना है या बिजनेस का कॉन्टेक्ट चालू करना है, तो सर ये क्या रहेगा? ये ऑल द पार्टनर्स का अप्रूवल लगेगा। भारत माता की जय। झेपा बड़ी?
तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट टू बी कंसल्टेड। तो राइट टू बी कंसल्टेड के लिए मेरे को बताओ हाउ द बिजनेस शुड बी कंडक्टेड, मेरा पहला पॉइंट, हाउ द बिजनेस शुड बी कंडक्टेड, पहला पॉइंट, हर पार्टनर को अधिकार होगा अनलेस अंटिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। दूसरा पॉइंट, हर पार्टनर कंसल्ट करेगा, अगर वो कंसल्ट करते वक्त कुछ दिक्कत आई तो मेजॉरिटी विंस करेगा, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा तो ऑल द पार्टनर्स अप्रूव करेगा। भारत माता की जय। झेपा क्या? ओके, क्या हर पार्टनर को बुक्स को एक्सेस करने का अधिकार होगा? बड़ी आंसर इज यस, राइट टू एक्सेस बुक्स। इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ लीगल है रिप्रेजेंटेटिव एंड ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट टू राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? थर्ड है हर पार्टनर को अधिकार है बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का, इंस्पेक्ट करने का, और अगर वो मर गया तो किसको अधिकार है? उसके एलआर को। अच्छा, वो जिंदा है लेकिन क्या उसका एजेंट भी देख सकता है? यस, उसका एजेंट 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 विल बी वर्किंग फॉर हिम। ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो भाई साहब ये है बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन है पार्टनरशिप बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस कंडक्ट करते हुए कौन रोल प्ले करेगा? सबके सब, अनलेस अंटिल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। सेकंड पॉइंट, क्या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है? यस, उस टाइम पे डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजॉरिटी विंस। लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो सारे के सारे। तीसरा, क्या एक दूसरे पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं? यस। ओके, अगर पार्टनर मर गया क्या उसका एलआर देख सकता है? यस। ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। सेक्शन 12 क्लियर है बड़ी? 12 को ध्यान रखना, 12 में गड़बड़ मत करना। 12 इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस, 12 is conduct of business. 13 matters a lot. This is mutual rights and liabilities. And rights and liabilities को दो दो के टुकड़ों में डालिए। सबसे पहला, तू एक्टिव पार्ट कर रहा है, क्या तुझे रेम्युनरेशन मिलना कंपलसरी है? ओके, अनलेस एंड अनटिल एग्रीमेंट नहीं है तो राइट टू रेम्युनरेशन नहीं है। मैं वापस हमको समझा देता हूं, एग्रीमेंट नहीं है तो राइट टू रेम्युनरेशन नहीं है। लेकिन इधर के एरिया में ये रेम्युनरेशन दिया जाता है तो तुझे राइट टू रेम्युनरेशन है। सेक्शन 13 याद रखना। एग्जाम्पल ध्यान रखना, ए बी सी तीन पार्टनर थे। ओके, डी नए पार्टनर को लिया गया, ए बी सी रेम्युनरेशन विड्रॉ करते हैं क्योंकि एक्टिव रोल प्ले करता है, डी भी एक्टिव रोल प्ले करने लग गया है। लेकिन डी का जब एग्रीमेंट हुआ था तब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई कि डी रेम्युनरेशन विड्रॉ करेगा कि नहीं। क्या डी के पास अधिकार है रेम्युनरेशन विड्रॉ करने का? यस, क्योंकि ए बी सी विड्रॉ कर रहे हैं। तो याद रखना, राइट टू रेम्युनरेशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो मिलेगा। या तो बिजनेस का कंडक्ट कैसे हो रहा है उसके हिसाब से होगा, जो दूसरे काम कर रहे हैं उसको मिल रहा है ना, फिर डी को क्यों नहीं मिल रहा? ये पॉइंट याद रखना। सेक्शन नंबर 13 भारत माता की जय। झेपा क्या? तो राइट टू रेम्युनरेशन पक्का क्लियर है? तो राइट टू रेम्युनरेशन कंफर्म अधिकार है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। लेकिन याद रखना, ऑप्शनल में कैसे रखोगे? दो ऑप्शनल। कौन से दो ऑप्शनल? पहला कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, नहीं तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट क्या? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स है। अरे भाई इसी के लिए तो मर रहे अपन, अबे मरा मरी किससे के ले रहे? राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स। तो बिजनेस उसके होने गए, तो शेयर इन प्रॉफिट्स कैसे होगा? क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन से होगा? नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का और इसका लेना देना नहीं है, अनलेस अंटिल इट इज एग्रीड। तो फिर कैसे होगा? इक्वली। अगर साइलेंट है कितना शेयर किया जाएगा? तो क्या शेयर किया जाएगा? इक्वली। अगर शेयर आपने लिखा हुआ है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो है। तो याद रखने का, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे नहीं मिलेगा। मैं 50 लाख ला रहा हूं, तू 10 लाख ला रहा है, 5:1 ये शेयर पे नहीं होगा, इक्वली होगा, अनलेस अंटिल इट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। भारत माता की जय। झेपा क्या बड़ी? एवरीबडी ओके, ये समझा बड़ी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी मिलेगा क्या? नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज मिलता? 6% मिलना। पर ये कब मिलेगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन याद रखना, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ओके, आप लिखो मत लिखो तो भी मिलने वाला है, और इसमें कितना मिलने वाला है? 6%। भारत माता की जय। छिपा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गई है, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ एडवांसेस बाद में भी मिलते रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी अगर कैपिटल और एडवांसेस में डिफरेंस समझा क्या बड़ी? ओके, तो पहला पॉइंट, राइट टू रिम्यूनरेशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट टू प्रॉफिट कंपलसरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस कंपलसरी। एंड लास्ट ओके, मैं इंडेमनीफाई करूंगा फर्म को और फर्म इंडेमनीफाई करेगा मेरे को, बात खत्म। अगले दोनों पॉइंट है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, राइट टू इंडेमनीफाई फर्म। आत्मा क्लियर है? तो मेरे को बताओ, ओके याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, पार्टनरशिप बिजनेस कैसे किया जाएगा? 12। मेरी और तेरी ड्यूटीज क्या है? 13। क्लियर बड़ी? मैं वापस क्लियर कर रहा हूं। 11 बोल रहा है हमारा ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जब हम बिजनेस करेंगे तो हमारी ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है? 13। ओके, लेकिन हमारा बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका कैसा होगा? क्या सब रोल प्ले कर सकते हैं? यस। कौन सा सेक्शन? 12। क्वेश्चन को क्रैक करते वक्त ध्यान में रखना। आत्मा क्लियर? ओके, अगला पॉइंट आता है सेक्शन 14। किसकी प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मेरे को बताओ, जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी पार्टनरशिप में आएगी, ओके एग्जांपल जब तुम स्टार्टिंग में लाए थे वो आया होगा, ड्यूरिंग द बिजनेस खरीदा होगा, और हमने एक बनाया होगा गुडविल, क्या वो भी सब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानी जाएगी? यस, सेक्शन 14 बोलता है ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। और पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का उपयोग आप सिर्फ किस पर्पस के लिए कर सकते हो? पार्टनरशिप फर्म के लिए, पर्सनल यूसेज नहीं चलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? और पर्सनल यूसेज किया तो इंडेमनीफाई करेगा। हाँ तू बड़ी ओके, ये तेरे को ध्यान रखना होगा। ओके, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या आएगा ये याद रखना। ऑल प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट विच पार्टनर्स में हैव
ब्रॉट इन द कॉमन स्टॉक। लेकिन याद रखना, अगर मैंने गाड़ी से आ रहा हूं, मैंने तुम्हें गाड़ी देनी दी है, मेरी गाड़ी रैंगलर दी है तुम्हें आलू लाने के लिए, याद आया एग्जांपल, लेकिन मैंने वो कॉमन स्टॉक में डाला ही नहीं है, तुम यूज कर रहे हो खाली, इसका मतलब ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो जाती है? ऐसा नहीं है। जब तक मेरा इंटेंशन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के लिए हो ना, तब तक ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं होगी। याद है भाई, ये एग्जांपल पूरा डिस्कस किया था। सेक्शन 14 को क्लियर रखना। दूसरा सिनेरियो, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट एक्वायर्ड और परचेज। तो मेरे को पता फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट जिस दिन लाए, सेकंड खरीदा। अरे याद आया कि बड़ी। एंड तीसरा पॉइंट क्या दिया है? गुडविल। भारत माता की झेपा क्या भाई? तो मेरे को बता सेक्शन 12 क्या बोलता है? 12 अच्छा मेरे को बता सेक्शन 9 यूनिट 2 चालू कर। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 क्या बोलता है? ओके, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सेक्शन 10 क्या बोलता है? इंडेमनिफाई फ्रॉड। सेक्शन 11 क्या बोलता है? राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड होगी? कॉन्ट्रैक्ट। इधर तक ठीक है। 12 से मेरा चालू होता है बिजनेस कैसे करेंगे। 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तेरे अधिकार मेरे अधिकार ड्यूरिंग द बिजनेस क्या होंगे? सेक्शन 13। ये प्रॉपर्टी किसकी? पार्टनरशिप की। सेक्शन 14। अब ये प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए? सिर्फ पार्टनरशिप के लिए। सेक्शन 15। याद रखिए। पर मेरा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? 3 रहेगी, जो तू लेके आया, जो तू खरीदा और गुडविल बना। गुडविल को डिफिकल्ट है डिफाइन, याद है, इजी टू अंडरस्टैंड है पर डिफिकल्ट टू डिफाइन है। गुडविल इज नॉट इजी टू डिफाइन। अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते गुडविल आ गया गुडविल आ गया। तो गुडविल इज ओवर ए पीरियड, आपको देखना पड़ेगा क्या पार्टनरशिप फर्म में तुमने निकाला है, पार्टनरशिप फर्म में तुमने कितना चीज निकाला है, कैसा निकाला है, ये सब गुडविल का कॉन्टेक्स्ट होगा। भारत माता की झेपा पक्का। ओके इसके बाद इसको कैसे यूज करोगे? 15 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द फर्म। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल बी हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ फर्म। बात खत्म है। 14 के बाद भाई लॉजिक बैठा क्या? 14 एंड 15 तो दिमाग में चला गया। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी तो अपने घर के लिए यूज किया, किसकी प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। या तूने पार्टनरशिप फर्म का नाम तूने अपने फायदे के लिए यूज किया, या तू पार्टनरशिप फर्म जैसा बिजनेस कर रहा है। ओके भाई साहब, जो भी फायदा हुआ रहेगा सारा फायदा किसको वापस दे? फर्म को दे। सेक्शन 16। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स। ओके लेकिन याद रखना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी घर के लिए जिसको चाहिए वैसे यूज करना है, मार्क्स मैं बोल रहा हूं सब घर पे ही यूज करेंगे। ओके लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ए पार्टनर डिराइव्स, ये ध्यान रखना, एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट ओके प्रॉफिट एंड पे फॉर द फर्म। समझा बड़ी। एंड सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? इफ पार्टनर्स कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट एंड पे फॉर द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम। झेपा के बड़ी, यानी ये भाई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तूने उसके अलावा उसको बाईपास किया तो उधर से जितना भी पैसा कमाया वापस किसको दे दे? पार्टनर को दे, फर्म को दे दे। फर्म लोग सब लोग मिलकर शेयर करेंगे। 16वां समझा बड़ी। 17वां कहानी आती है भाई साहब, पांचट सी कॉन्सेप्ट है। ओके अगर कभी भी कोई पार्टनर आया या डिसॉल्व हुआ, रिटायर हुआ या एडमिशन हुआ या कुछ भी हुआ, क्या हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो गए? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में आपके राइट्स एंड ड्यूटीज सिमिलर रहने वाला है। याद है ना बड़ी? 17 को एक बार रीड करके छोड़ने वाला कॉन्टेक्स्ट था। ओके अगर भाई आफ्टर द चेंज इन फर्म रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज कैसी रहेगी? जो पहले थी। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म रिमेन द सेम। ओके यानी ये कौन सी पार्टनरशिप थी? फिक्स पार्टनरशिप। और किसमें कन्वर्ट हुई? पार्टनरशिप ऑफ विल। ओके आपके राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे रहेंगे? सेम, कोई चेंज नहीं होगा। एंड व्हेन एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एडवेंचर और अंडरटेकिंग, यानी पहले आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, पर्टिकुलर के साथ में आपने और एडिशनल अंडरटेकिंग ले ली, तो उसके अंदर भी राइट्स एंड ड्यूटीज कैसी रहेगी? सेम। उसमें आप नहीं बोलोगे यार राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए अलग रहेगी, इसके लिए अलग रहेगी, अनलेस अनटिल तुम कॉन्ट्रैक्ट ना करो। भारत माता की जय। शिपिंग बड़ी। ओके तो मेरे ख्याल से सेक्शन 17 भी क्लियर है। तो भाई 12 13 14 15 16 17 याद रखिए भाई अच्छे से। 18 आते हैं जहां पर अपनी कहानी बढ़ती है। सर जो 18 वाला सेक्शन है यहां पर आपको समझना पड़ेगा पार्टनर कौन है? एजेंट ऑफ द फर्म। आपको इसमें कोई थॉट प्रोसेस लगाना नहीं है, आपको सिंपल लॉजिक लगना है। अगर पार्टनर ने कोई कांड किया है वो कौन लायबल रहेगा? फर्म, बिकॉज फर्म इज अ प्रिंसिपल एंड पार्टनर आर एजेंट। दिस इज वेरी कॉमन एलिमेंट, मेक इट श्योर। तो इसीलिए सेक्शन 18 क्लैरिफाइज द पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग दैट सब्जेक्ट to the provision of the act, a partner is agent of the firm for the purpose of business of the firm. The partner indeed virtually embrace the character of both principal and एजेंट। लेकिन यहां पर इसका मतलब अगर वो एजेंट है मेरा तो उसके पास तो कुछ अधिकार होने चाहिए। तो सर उसके पास अधिकार कौन से है? 2 तरह के अधिकार है, एक है एक्सप्रेस, एक है इंप्लाइड। एक्सप्रेस अधिकार किस में लिखे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने सेक्शन 12 में भी देख लिया। और इंप्लाइड अधिकार क्या होंगे? वो सेक्शन 19 बोलता है। सेक्शन 19 बोलता है इंप्लाइड अथॉरिटी है वो जो चीज से बाइंड करना चाहता है कर सकता है, लेकिन कुछ 8 चीजें हैं वो इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती। यानी 8 चीजें उसको करनी रहेगी तो उसको किससे पूछना पड़ेगा? सारे पार्टनर से। पार्टनर फर्म पे उसको अधिकार लिखना होगा, वो एक्सप्रेस होना चाहिए तो ही 8 चीजें कर सकता है। अगर एक्सप्रेस नहीं है तो 8 चीजें नहीं कर सकता। भारत माता की झेपा क्या बड़ी। ओके तो पहला पॉइंट इंप्लाइड। मेरे को बताओ अथॉरिटी कितनी होती है पार्टनर के पास? 2, एक्सप्रेस,
इंप्लाइड। एक्सप्रेस किधर लिखी होगी? कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड किधर है? लॉ ने बोला पार्टनरशिप हमको बाइंड करने के लिए जो जो अथॉरिटी चाहिए वो सब इंप्लाइड मानी जाएगी, लेकिन इंप्लाइड अथॉरिटी में भी आपने औकात में काम करना है, सेक्शन 22 बोलता है। तो सेक्शन 19 और 22 ये दोनों साथ में रीड करना होगा। तो सबसे पहले 19 में आप ध्यान रखिए इंप्लाइड अथॉरिटी आपको दी गई है, लेकिन 8 पॉइंट को छोड़कर, जैसे आप भाई कोई आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकते, कोई कोर्ट का केस का सेटलमेंट नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ओके, आप पार्टनरशिप हम के बिहार पे पर्सनली जो करने करिए, ये आप इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है तो कर ही नहीं सकते क्या? करिए। किस में लिखिए? कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट हम बोल रहे हैं, ये चीजें 8 चीजें करनी है ना आपको, किस में डालिए? कॉन्ट्रैक्ट में डालिए। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम मैं क्या समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो, इसके अलावा तो बाकी सब चीजें कर सकते हैं अपन। तो आप जो कर रहे हो, अगर आप पर्सनल नाम पे कर रहे हो तो फर्म बाइंड नहीं होगी। किसके नाम पे करिए? पार्टनरशिप फर्म। एंड सेकंड, वो पार्टनरशिप फर्म का नेचर देखिए, बिजनेस का तरीका देखिए, बिजनेस क्या है उसके हिसाब से आप बाउंड कर सकते हो टेक्निकली। ओके, अपन ने डिस्कस किया था ट्रेडिंग कंपनी है क्या? ट्रेडिंग कंपनी, ओके, ट्रेडिंग कंपनी की बात करो, क्या ट्रेडिंग कंपनी ओके क्रेडिट पे गुड्स दे सकती है? यस। ओके, तो आपने क्रेडिट पे गुड्स दिए, इट्स ओके, यू हैव इंप्लाइड अथॉरिटी। लेकिन अगर सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में क्रेडिट पे काम ही नहीं चलता। अब कोई भी मैक्सिमम सर्विस इंडस्ट्री देख लीजिए जहां पर क्रेडिट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अच्छा देखो, लोकल चीजें चलती होगी, बार्बर के पास गए, कटिंग करने गए, या भाई लेडीज लोग ने एकदम मस्त एकदम ट्यूनिंग व्यूनिंग किया होगा, आपको क्या लग रहा है यार, फेशियल किया होगा क्या? आपको क्या लगता है वो डायरेक्टली बिना फ्री में करके देंगे क्या? पैसा लेंगे, क्रेडिट पे थोड़ा ना देंगे। हाँ, आप बोलोगे सर मेरा बार्बर एकदम अच्छा है, मेरा बार्बर एकदम मस्त है, मेरा वो कटिंग वाला ना अपना दोस्त है, मैं उसको बोलता देते रहेगा देते रहेगा देते रहेगा। ये चोमू बना छोड़, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो तेरे को दे रहा है वो चोमू है। लेकिन ओके, पेड़ के नीचे वाला वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। ओके, पेड़ के नीचे वाला बार रहा तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अब मेरे को बताओ, अगर सर्विस इंडस्ट्री में एक पार्टनर ने उधर क्रेडिट दे दिया, एक पार्टनर ने क्रेडिट दे दिया, ही डज नॉट हैव अथॉरिटी टू गिव दिस। इवन यू आर सेइंग नहीं सर, इधर तो रेस्ट्रिक्ट किया ही नहीं था, ओके ये तो डीम्ड है, क्रेडिट दे सकता है। अरे सर्विस इंडस्ट्री में कैसे क्रेडिट दे सकता है यार? आपको समझना पड़ेगा ये। ओके, तो कॉन्सेप्ट आप देखिए, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसके नाम से बाइंड कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा केस टू केस। तो 19 एंड 22 साथ साथ में चलते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये जानना कि 19 क्या बोलता है। ओके, अगर एक्सप्रेस लिखा है तो सब कर सकता है, इंप्लाइड वो सब कर सकता है क्योंकि वो पार्टनर, ये प्रिंसिपल एजेंट है रे, बट 8 चीजें नहीं करेगा। तो 8 चीजें छोड़ के बाकी सब कर सकता है, लेकिन बाकी सब चीजें करनी है तो कौन सा सेक्शन ध्यान में रखना है? 22। वो 2 चीजें ध्यान रख क्लियरली, किसके नाम से कर? फर्म के नाम से। एंड सेकेंडली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और तीसरी चीज तेरी औकात में होना चाहिए, तेरी स्कोप में होना चाहिए। एग्जांपल मैंने तेरे को क्या बोला था, तेरी अधिकार है, तू क्रेडिट दे सकता है 10,000 का। कितने का? 10,000। एक बंदा आया 1 लाख का क्रेडिट पे लेके देगा, तू दे दिया, ओके स्कोप में नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट देखना पड़ेगा। अगर सामने वाली थर्ड पार्टी को मालूम होगा और उसको मालूम था ये 10,000 का ही दे सकता था, 1 लाख दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेकिन अगर ये उसको मालूम नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ये इस तरह से माना जाएगा। तो ये सेक्शन 22 को ही डिफाइन करना पड़ेगा। फिर बाद में 19 के बाद 20, 21 बीच में घुसेड़ सकते हैं अपन। आई होप एवरी क्लियर। तो मेरा पहला पॉइंट 19, 22 को लिखने का तरीका समझो। सबसे पहले अगर 8 पॉइंट आ गए, सर 8 पॉइंट कौन से पहले देख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, वर्ड आपको रटने के लिए बोला था मैंने। पहला पॉइंट है आर्बिट्रेशन, दूसरा पॉइंट है बैंक, तीसरा क्या है? कॉम्प्रोमाइज, चौथा विड्रॉ, पांचवा एडमिट लाइबिलिटी। तो ये तीनों चीजें साथ में जाती है। कॉम्प्रोमाइज, ओके, उसके बाद क्या है? विड्रॉ, और कैसा है? एडमिट। ओके, कॉम्प्रोमाइज करना, सेटलमेंट करना, विड्रॉ करना, ओके केस वापस लेना, कॉम्प्रोमाइज करना, ओके एडमिट करना, मतलब मैं एग्री करता हूं कि मैं लायबल हूं, ये वाली चीज है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लेट्स एंटर इनटू पार्टनरशिप। ये 8 पॉइंट आप तोड़ रट के रखिए। सबसे पहला पॉइंट है आर्बिट्रेशन, दूसरा पॉइंट है बैंकिंग, तीसरा, चौथा, पांचवा कोर्ट केस का है, नेक्स्ट 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड लास्ट वाला पॉइंट है एंटर इनटू पार्टनरशिप। ये 8 पॉइंट कर नहीं सकते क्या? कर नहीं सकते क्या? कर सकते नहीं? कर सकते ऐसा नहीं है, एक्सप्रेस ही कर सकते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये 8 कैसे कर सकते हैं? एक्सप्रेस। ये इंप्लाइड नहीं माना जाएगा। अगर मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, किसको खोलना है बैंक अकाउंट? एक पार्टनर को, तो उसको बाकी पार्टनर ने साइन करके देना चाहिए अंडरटेकिंग, भाई ये पार्टनर ए है, ही कैन ओपन है बैंक अकाउंट। आई होप क्लियर है बड़ी। ओके, तो पॉइंट ये ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट 19 को देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। ये समझा क्या? सेक्शन 22 को ध्यान में रखिए पर। ओके, द एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन यूजुअल वे ऑफ बिजनेस काइंड इज बाइंड्स द फर्म। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी करेगा वो बाइंड करेगा फर्म को, लेकिन मैंने आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखने बोली है। ओके, और ये पॉइंट है, ओके, द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। ओके, ये 8 पॉइंट तो आपको केस स्टडी में ढूंढना पड़ेगा। ये 8 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट है कि अगर एक पॉइंट है और इंप्लाइड अथॉरिटी में ले रहा है तो कर नहीं सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ओके, अब 22वां देखो, मोड ऑफ डूइंग द एक्ट ऑफ बाइंडिंग फर्म। मैंने क्या बताया वो कैसे करेगा? एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड। एक्ट और इंस्ट्रूमेंट दोनों। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी मैंने बताया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर साइन किया हुआ है, ओके भाई सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अगर कोई हॉस्पिटल है, उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन किया, मतलब नहीं बनता भाई, हॉस्पिटल कैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करेगी? ओके, लेकिन भाई कोई भाई यार बैंकिंग फर्म है, उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन किया, चलेगा ना? अच्छा मेरे को बता, ओके सॉलिसिटर फर्म है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन कर रही है, मतलब नहीं बन रहा है।
ओके तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा बिजनेस है। तो एन एक्ट और एन इंस्ट्रूमेंट, दो कॉन्सेप्ट है, एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट। डन और एग्जीक्यूटेड शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग विद द इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। उसको नीचे वाले 3 पॉइंट से रीड करिए, 3 पॉइंट को ध्यान रखिए। सर क्या क्या? इट मस्ट बी रिलेट टू यूजुअल बिजनेस ऑफ फर्म। ये समझा क्या बड़ी? इसका ओफू मैं बता सकता हूं आपको। क्रेडिट देना है तो कौन सी कंपनी चाहिए? ट्रेडिंग कंपनी। सर्विस नहीं चलेगा। सर बिल्स बनाना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना है, कौन सा कर सकती है? बैंकिंग कर सकती है। ओके डिस्काउंटिंग सॉलिसिटर फर्म या हॉस्पिटल नहीं कर सकती है। समझ में आया? डिस्काउंटिंग बोल रहा हूं, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग पे लेना। ओके ये कौन कर सकती है? बैंकिंग। दूसरा नहीं कर सकती। तो आप देखिए वो पार्टनर कर वो अगर बैंकिंग है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें वो पार्टनर डिस्काउंटिंग में ले रहा है, ठीक है चलेगा फिर तो, क्योंकि बैंकिंग का नेचर है ऐसा। दूसरा, इट इज डन इन नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस ऑफ द फर्म एंड द एक्ट इज डन इन द नेम ऑफ फर्म। आई होप झेपा के बड़ी। ओके जब भी मैं ये 3 पॉइंट बोल रहा हूं तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट उसके औकात में भी होना चाहिए। किसकी औकात में? पार्टनर के। ओके तब रहेगा। तो मेरे ख्याल से 1922 क्लियर है बड़ी। लेकिन फिर 2021 क्या है सर बीच का? 2021 है ये जो एक्ट किए हैं, इंप्लाइड अथॉरिटी के एक्ट किए हैं, क्या ये फर्म को बाइंड होते हैं? क्या ये फर्म को बाइंड होते हैं? क्या थर्ड पार्टी के साथ कुछ एक्ट हुए तो ये बाइंड होते हैं क्या? तो 19 के बाद 20 एंड 21 सबसे पहला ओके जो आपको अधिकार दिए थे, मेरे को बताओ कितने अधिकार दिए थे? ओके कॉन्ट्रैक्ट ने दिए वो अधिकार, और इंप्लाइड तो सब है, लेकिन 8 पॉइंट के अधिकार है क्या? नहीं। तो अगर मुझे उसमें बढ़ोतरी करनी है, उसमें कम करना है, क्या मैं कर सकता हूं? यस। कैसे कर सकता हूं? ओके कॉन्ट्रैक्ट डाल के तुम्हारे पार्टनरशिप में अपन साथ में कर लेंगे। अच्छा मेरे को बताओ, क्या अगर ये 8 पॉइंट छोड़ दिए तो कैन वी बोरो मनी? कैन वी बोरो मनी? मेरे को बताओ क्या पार्टनरशिप फर्म पैसा बोरो कर सकती है क्या? आंसर इज यस। इंप्लाइड अथॉरिटी है। ओके कोई मेरे को बताओ 8 में है क्या? नहीं। अब बोरो कर सकती है अनलेस अनटिल वो फर्म कौन सा नेचर देखना पड़ेगा। ओके फर्म बोरो करती है पैसा, फर्म बोरो करती है पैसा। अब क्वेश्चन यही है, ओके मेरे को बोरो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंप्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन मैं चाहता हूं खाली 20,000 ही बोरो करे, उसके ऊपर बोरो नहीं करना चाहिए। तो हमने किस में डालना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। ओके मैं चाहता हूं यार ये इमोरल प्रॉपर्टी, अपना धंधा ही इमोरल प्रॉपर्टी का है रे, ये इंप्लाइड से हटना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन में नहीं आना चाहिए, ये वो कर सकता है। किस में डालना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सेक्शन है? 20। तो 20 है द रेस्ट्रिक्शन इंपोज बाय इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो गया थर्ड पार्टी के अगेंस्ट रहेगा, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता होगा तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अपन रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। थर्ड पार्टी को पता नहीं है तो ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है। तो याद रखना, द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, द थर्ड पार्टी डज नॉट नो अबाउट व्हाट ही इज डीलिंग विद द पार्टनर। अभी एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला था लोन सिर्फ 1 लाख का तू ले सकता है और तूने कितना लिया? 5 लाख। थर्ड पार्टी को मालूम नहीं था। ओके तो थर्ड पार्टी के लिए मैं 5 लाख पेएबल हूं ना? यस। ओके बाकी 4 लाख मैं रिकवरी करूंगा मेरे पार्टनर से, वो अलग इशू है, लेकिन क्या फर्म पेएबल है? यस। लेकिन थर्ड पार्टी को भी पता था साला इसकी औकात 1 लाख की है, लेकिन दोनों ने मिलकर झूल मारा है। क्या यहाँ पर फर्म लायबल है 4 लाख 5 लाख के लिए? नहीं। कितने के लिए? 1 लाख। तो थर्ड पार्टी को अगर पता है कि जो पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी है उसमें रेस्ट्रिक्शन है, पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी है उसमें क्या है? रेस्ट्रिक्शन, और थर्ड पार्टी वो जानबूझकर उसके साथ एंटर करता है वो रेस्ट्रिक्शन को जानकर, तो भाई साहब ओके मेक ए नोट ऑफ इट, थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। लेकिन थर्ड पार्टी को मालूम नहीं था, क्या थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा? यस। एंड अगला पॉइंट है ओके अगर कोई भी इमरजेंसी एक्शन रहा तो वो करता है। इमरजेंसी रहा तो आपको ऑलरेडी पता है, ये अपने एजेंसी में भी देखा हुआ है, अपने अभी आज ही एजेंसी में कवर किया हुआ है। आई होप एवरीबडी क्लियर। ही कैन डू सच एक्ट बाय प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। एवरीबडी क्लियर। तुम्हें टमाटर बेचने थे कोई 10 रुपए के नीचे नहीं बेचने थे, ओके लेकिन साला वो रॉटन हो रहे थे और उसकी हालत खराब हो रही थी। ओके तो उसको आपने क्या किया? वो टमाटर को फ्रिज में रखा और फ्रिज की वजह से तुम्हें 2 रुपया पर टमाटर ज्यादा लग गया, कॉस्ट ज्यादा लग गई, और उसकी वजह से मतलब सेल प्राइस बरोबर आई। क्या ये कॉस्ट तुम पार्टनरशिप फर्म को बेयर करने बोल सकते हो? यस, बिकॉज ये एक्ट आपने कौन सा किया है? इमरजेंसी में। भारत माता की समझा के बड़ी। तो मेरे को बताओ इंप्लाइड अथॉरिटी के सेक्शन कैसे रखोगे? 19 + 22, और इसके एक्सेस करना है कम करना 20, और भाई इमरजेंसी में रहा तो 21। भारत माता की जय। छेपा। ओके इसके बाद आते हैं 23 एंड 24, ये दोनों अलग अलग है। मैंने क्लास में बहुत, बस इसको इंग्लिश के इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 23 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ एडमिशन। अभी एडमिशन सोचोगे एडमिशन ऑफ पार्टनर मत करना भाई, एडमिशन नहीं रिप्रेजेंटेशन। ओके यानी एग्जांपल, ओके एक भाई मैं पार्टनरशिप फर्म एबीसी है, ओके ए के पास गया, मैं बोला मेरे को भाई मोटर बाइक दे जो एवरेज अच्छा देगी, उसने एक मोटर बाइक दे दी जो साला कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ज्यादा खा रही है। क्या मैं फर्म से पैसा ले सकता हूं? यस। क्या मैं फर्म से कॉन्ट्रैक्ट वाइड कर सकता हूं? यस, क्योंकि उसने रिप्रेजेंट किसने किया था? ए ने। क्या ये बी और सी फर्म लायबल है? यस। सेक्शन 23 इसमें एडमिशन मतलब वो एडमिशन मत समझना रे बड़ी। ओके ये समझा बड़ी? ओके आई होप एवरीबडी क्लियर। तो यहां पर अगर ए बी सी है और ए ने एक एक्स को बोला भाई ये मोटरसाइकिल का एवरेज बहुत अच्छा है, मोटरसाइकिल का एवरेज बहुत अच्छा है, तो इस मोटरसाइकिल को खरीद ले। ओके और उसने खरीद लिया और बाद में मालूम पड़ा एवरेज की धजिया उड़ी हुई है। क्या एक्स एबीसी फर्म से रिकवर कर सकता है? यस। आत्मा क्लियर? एबीसी फर्म से। यस बोलो जस्ट क्या बोल रहा था?
एडमिशन मतलब रिप्रेजेंटेशन, ओके रिप्रेजेंटेशन, मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने सामने वाले को कुछ बताया, भारत माता की जय, झेपिंग बड़ी। ओके ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया 24। अगर मेरे पार्टनर को कुछ पता था, ओके एग्जांपल मेरे पार्टनर ने आलू खरीदा और उसको मालूम था ये आलू रॉटन है, ओके इट मींस फर्म को भी मालूम है आलू रॉटन है, अनलेस एंड अनटिल पार्टनर ने फ्रॉड ना किया हो सप्लायर से मिलके। ओके टेक्निकली इसमें कैसे हो सकता है, ए बी सी है, ए ओके रोज आलू खरीदता है, अपन पावड़े का बिजनेस में है, ए आलू खरीदता है एक्स से। अब एक्स के पास एक दिन आलू पूरे खराब हो गए थे, ओके रॉटन हो चुके थे, पूरे खराब हो चुके थे। ओके एक्स ने ये ए को बेचा और बोला भाई ले ले, और तेरे को बताया हुआ है, ओके ये है। एक्स ने मिलके फ्रॉड नहीं किया, ए ने ऐसा नहीं बोला एक्स बी और सी पूछे तो बताना कि अच्छे थे, ओके ऐसा नहीं। ओके एक्स बोला भैया ये रॉटन है, और ए ने बोला ठीक है मैं लेने को रेडी हूं, ओके उसने ले लिए, और बाद में ए फर्म एबीसी फर्म को नुकसान हुआ, ओके बी और सी बोलते हैं भाई हम एक्स को पैसा नहीं देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। यहां पर बी एंड सी फर्म इज लायबल टू पे टू एक्स बिकॉज नॉलेज ऑफ ए इज द नॉलेज ऑफ बी एंड सी, फर्म का पॉइंट है। आई होप क्लियर है बड़ी। लेकिन यहां पर अगर ए और एक्स ये दोनों मिलके ये गेम करते हैं, दोनों मिलके, यहां पर ए बोलता है मेरे को ये नहीं खरीदने का, रॉटन वाला खरीदना नहीं है, एक्स बोलता है खरीद लेना, सस्ता देता है ना, फर्म को बता देना अच्छा है, अपन दोनों मिलके उल्लू बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा अच्छा कितने पे दे रहा था तू आलू, 10 रुपए में ना, 2 रुपए तेरे को देता हूं चल, ये रॉटन वाला वैसे भी 5 रुपए में आने वाला था, 3 रुपए एक्स्ट्रा मेरे को मिल रहा है, 2 रुपए तेरे को दे रहा हूं, और ये दोनों मिलके काम करते हैं। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पर ये सी लायबल, एबीसी या फर्म लायबल है इसको पे करने के लिए? नहीं। ओके सेक्शन 24 पक्का समझा क्या एवरीबडी? 23 24 में कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। Okay, so भाई साहब, the notice to the partner would constitute a notice to the firm on matters relating to the affairs of the firm, except in case of fraud on firm committed or with the consent of that पार्टनर एंड रिसीव्ड बाय होम, वर्किंग पार्टनर। ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके नोटिस किसको मिलनी चाहिए? वर्किंग पार्टनर। अगर स्लीपिंग पार्टनर को मिली होती ये लॉजिक नोटिस टू फर्म माना नहीं जाएगा। बढ़िया। ओके अब थर्ड लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, ये तीनों सेक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके याद रखना 25 26। और एक बार आप भी समझ चुके हो कि भाई यार ये 3 4 सेक्शन, ये जो मैंने अभी पोर्शन बताया नहीं, ये सब अच्छे से हैंडल कर लो, ये हैंडल हो गया। बाकी सब में तो एकदम ईजी पोर्शन है, याद रखने लायक है। लेकिन ये 3 सेक्शन में बस मेक इट श्योर क्या चाहता है, ओके क्वेश्चन क्या चाहता है, उसके हिसाब से अपने को सेक्शन ड्राफ्ट करना है। ओके तो सेक्शन ड्राफ्ट करने के लिए पहला पॉइंट है फर्म की लायबिलिटी थर्ड पार्टनर। अगर कोई भी क्वेश्चन में आया क्या फर्म थर्ड पार्टनर को लायबल है, क्या फर्म थर्ड पार्टनर को लायबल है, तो क्या पार्टनर थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को लायबल है, तो आप ये 3 सेक्शन में घुसो, 25 26 27। ओके थर्ड पार्टी के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। मेरे को नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है। ओके कोई भी फर्म ने काम किया होगा उसके लिए लायबल कौन है? पार्टनर। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है पार्टनरशिप इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। भारत माता की जय, जिपिंग बड़ी। ओके लेकिन यहां पर है लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया हुआ है, क्या उसके लिए फर्म लायबल होगा? यस। ओके बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज टू हू थर्ड पार्टी बाय हिज रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर इफ दे आर डन बाय पार्टनर व्हाइल एक्टिंग। दो चीजें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। सर ये किससे लिंक्ड होता है? इंप्लाइड अथॉरिटी। ओके 19 एंड 22 जो मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। ओके तो 2020 में जो आपने पढ़ा था, 20 में क्या पढ़ा था? अगर अथॉरिटी ज्यादा है या कम है, कम की हुई रहेगी, और थर्ड पार्टी को मालूम था कम की हुई है, तो फिर गलती किसकी है? थर्ड पार्टी है। मैं क्या लायबल रहूंगा? तो उसी कंटेक्स्ट से ये सेक्शन को ध्यान रखना है 26 में। एंड भाई साहब मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, यानी पैसा किसने दिया है? ओके किसको दिया हुआ है? फर्म के पास आया है या पार्टनर के पास आया, और पार्टनर ने उस पैसे को क्या किया? मिस अप्लाई किया। तो भाई यार भाई साहब क्या फर्म उसके लिए लायबल है? यस। और इसमें 2 तरह से हो सकता है, या तो फर्म के पास पैसा आ सकता है, या तो फर्म के पास पैसा ही नहीं आया, पार्टनर के पास आया और पार्टनर ने मिस अप्लाई कर लिया, मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। एवरीबॉडी क्लियर? पार्टनरशिप फर्म में एबीसी की, तुमने सी को फीस दे दी, सी ने पैसा लिया, उड़ा के आया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके क्या फर्म लायबल है? यस। ओके क्योंकि फर्म के पास पैसा नहीं आया। ओके फर्म ऐसा नहीं बोल सकती मेरे पास पैसा किधर है, तुमने तो सी को दिया। अरे सी तुम्हारा एजेंट है चुमे। ओके एंड द सेम लॉजिक उल्टा करो, सी ने पैसा दिया ड्रावर में रखे और ए ने उड़ा दिए, क्या यहाँ पर फर्म लायबल है? यस। 27 ये रहा क्लॉज ए, कवर द केस वेयर पार्टनर एक्ट्स विद इन द अथॉरिटी एंड ड्यू टू हिज अथॉरिटी ही रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज द मनी और प्रॉपर्टी। इज दैट पॉइंट क्लियर? मिसअप्लाइज द मनी और प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ये समझ में आया बड़ी। And दूसरा point, on the other hand, the provision of clause B would be attracted when such money or property has come into the custody of firm and it is misapplied by partner. Okay, याद रखना मनी को खाली मत रखना, इसमें प्रॉपर्टी भी है। और मैंने ये क्लास के टाइम पे मैंने आपको क्लियर बताया था, जैन का क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बताया था। अपन वापस क्वेश्चन बैंक देखेंगे। सीमेंट की बैग, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सीमेंट की बैग आई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और वो सीमेंट की बैग किसके पास चली गई? खुद के पास, मिसअप्लाई कर दी। क्या उसके लिए फर्म लायबल है? यस। वो रिकवर किससे करेगी? पार्टनर से। पर फर्म लायबल है ना भाई,
यस ओके, माना जाएगा वो फर्म को दिया हुआ है। सेक्शन 27 क्लियर है? जैन का क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ था। ओके, अपन वापस क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसी नंबर पे रहेगा, लेकिन लॉजिक कर देना। भारत माता की जेपिंग। अगला सेक्शन आता है 29, ये भी अपना फेवरेट सेक्शन है। मेरे को मेरे राइट्स विनोद सर को बेचने हैं, याद आया एग्जांपल? ओके, क्या मैं बेच सकता हूं? यस, पर मैं आपको पहले बता दूं, ये लिखा नहीं है इधर, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आई कैन नॉट सेल। लेकिन यहाँ पर अपना डिस्कशन वो नहीं है, अपना डिस्कशन ये है कि विदाउट द कंसेंट आई कैन नॉट सेल, ये तो क्लियर है, लेकिन विनोद सर को क्या अधिकार मिलेंगे? तो आपको मैं बता दूं, विनोद सर के पास कुछ अधिकार नहीं है। विनोद सर को चुपचाप जो प्रॉफिट मिलेगा वो लेना पड़ेगा, कि विनोद सर अकाउंट्स मांग नहीं सकते। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हुई, ओके, या विनोद सर छोड़ के जा रहे हैं, क्या उस टाइम पे वो अपना अकाउंट मांग सकते हैं? यस, पर वो कौन सा अकाउंट होगा? खाली सेटलमेंट वाला, ड्यूरिंग द पीरियड का अकाउंट्स नहीं मांग सकते, बस राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही। ओके, तो याद रखना, राइट्स ऑफ ट्रांसफर, ये समझ में आएगा बड़ी। ट्रांसफरर कौन है? अमित तातेड़, और विनोद सर को दिया वो कौन है? ट्रांसफरी। तो अपन किसके अधिकार समझ रहे हैं? विनोद सर के। ये ध्यान रहेगा ना बड़ी। ए बी सी है, सी ने अपने राइट्स भेज दिए एक्स को, क्या एक्स के अधिकार है? यस, वो अधिकार कौन से सेक्शन में? 29। सर क्या क्या अधिकार है? ओके, द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ पार्टनरशिप ही इज नॉट एंटाइटल, मतलब अधिकार नहीं, मां कसम लगी पड़ी है, समझा बड़ी? तो सर क्या नहीं कर सकता? इंटरफेयर मत कर, ओके, अकाउंट्स मत मांग, इंस्पेक्ट मत कर, मौ कसम साला बीच में कुछ मत कर। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है या तू रिटायर हो रहा है, झेपा के बड़ी, तो क्या तू बुक्स मांग सकता है? तू अपना शेयर एसेट्स मांग सकता है, और तू बुक्स मांग सकता है खाली वो क्या कैलकुलेट करने के लिए? एसेट्स, कितना एसेट तेरा बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तेरा आने वाला ना पैसा, उतने के लिए कैलकुलेशन के लिए करेगा। 29 समझा बड़ी? 30 माइनर। सर क्या माइनर को एडमिट किया जा सकता है? यस। अब यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, माइनर जब है उसकी पोजीशन क्या है, और माइनर बड़ा होने के बाद की पोजीशन क्या है। तो पहले बात, माइनर पोजीशन क्या है, माइनर के राइट्स क्या है। सबसे पहला, जो उसको एग्रीड शेयर है उसको मिलना चाहिए। क्या वो इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ कॉपी ऑफ अकाउंट कर सकता है? यस। क्या वो पार्टनर पे सू कर सकता है? यस, अकाउंट्स के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटेनिंग मेजोरिटी, उसको कितने महीने में सिलेक्ट करना है कि पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 महीने में। ओके, उसकी लाइबिलिटी है क्या? ओके, आंसर इज नो। मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको बता रहा हूं, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी द लाइबिलिटी इज कन्फाइंड टू ओनली टू एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, यानी अगर लॉस हुआ तो उसका जितना प्रॉफिट है उसमें से ही निकालो, वो अपने पर्सनल लाइबिलिटी नहीं देगा। ओके, सेकंड, नो पर्सनल लाइबिलिटी, याद रहेगा ना बड़ी, खुद के उसकी प्रॉपर्टी से पैसा लिया नहीं जाएगा, याद रखना, उसकी प्रॉपर्टी से पैसा एक ही जगह लिया जाएगा, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी। ओके, आफ्टर दैट इफ फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओके, द फर्म वेस्ट विद ऑफिशियल रिसीवर, तो इसमें माइनर को अपन लायबल नहीं करेंगे, अपन माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मेजोरिटी हुआ तो सबसे पहला पॉइंट, उसको 6 महीने में क्या डिसाइड करना होगा? दो चीज, पहला, क्या वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा, पहला वो डिसाइड करता बनेगा, तो क्या सर वो लायबल हो जाएगा? यस। क्या वो लायबल रहेगा थर्ड पार्टी को? यस। पर कब से लायबल रहेगा? जब से वो एडमिट हुआ ना, तब से, ये मैंने आपको बताया था, जब से वो एडमिट हुआ है तब से। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ही शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन फर्म रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर वो पार्टनर्स नहीं बनना चाहता है, तो सबसे पहला पॉइंट, हिज राइट्स एंड लिबिलिटीज कंटिन्यू टू द माइनर डेट विल बी डेट ऑफ गिविंग अ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस देनी जरूरी है, ये तो अपने को ऑलरेडी पता है। एंड लास्ट पॉइंट, हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। नोटिस देने के बाद उसके शेयर में से कोई भी 1 रुपया निकालोगे नहीं। ये माइनर का कॉन्टेक्स्ट है, माइनर जान में चला गया, आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ओके फिर भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माइनर के ऊपर सेक्शन 30 के ऊपर पर एक बार रिवाइज करके खत्म कर देने का। इज दैट पॉइंट क्लियर? अब 30 के बाद चालू रहा है 31, 32, 33, 34, 35 अपने फेवरेट वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, तोड़ 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं 31। सबसे पहले, क्या पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा? आंसर इज यस। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, मेरे को बताओ, याद करके बताओ। एरन को मैं एक एबीसी क्या करते हैं, एरन को पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या एरन पहले के लिए आगे के लिए लायबल रहेगा? यस। क्या पहले के लिए लायबल रहेगा? नहीं। लेकिन अगर वो एग्री करता है, क्या वो लायबल होगा? नहीं। कौन एग्री करना चाहिए? क्रेडिटर। ये दिमाग में बिठा के रख। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर। सुन ले, द लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर ऑर्डिनरली कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड अनलेस ही agrees to be liable for obligation incurred by firm prior to date। लेकिन इसमें कौन ओके चाहिए? क्रेडिटर ओके चाहिए, उसकी लायबिलिटी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बड़ी? तो क्रेडिटर बोलेंगे तो ही याद रखना। ओके, आई होप ये झेपिंग बड़ी। ओके, तो क्रेडिटर ओके करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिटायरमेंट। क्या पार्टनर रिटायर हो सकता है? यस। सर कैसे रिटायर होगा? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। ओके, ये याद रखिए। लेकिन आपको समझना रहेगा भाई साहब, अगर पार्टनर रिटायर होता है और पब्लिक नोटिस नहीं देता है, क्या वो लायबल बाय एस्टेबल रहेगा? यस। वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट समझाएगा, बन जाएगा। जेपा ना बड़ी? अच्छा, और क्या उसके पहले वाली लायबिलिटी के लिए वो हमेशा लायबल रहेगा? यस। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज अ पार्टनर टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट डन, ओके, बाय एनी ऑफ देम व्हिच मे बी एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द रिटायरमेंट अनटिल पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन। ये पॉइंट ध्यान रखिए, यानी रिटायरमेंट में क्या जरूरी है? पब्लिक नोटिस। अगला पॉइंट आता है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इसमें ना 3 कंडीशन ध्यान रखना। अगर ये 3 कंडीशन है तो ही एक्सपल्शन सही है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपल्शन? एक्सपल्शन निकाला। ओके, निकाला। ओके, सबसे पहला पॉइंट, द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन
कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो नहीं कर सकते। सेकंड, एक्सपल्शन किसने करना चाहिए? मेजॉरिटी। एंड एक्सपल्शन किसमें एक्सरसाइज करना चाहिए? गुड फेथ। तो टेक्निकली देखिए ए बी सी है और उन्होंने एरन को ले लिया एज ए पार्टनर। अब एरन है ना ड्यूरिंग द कोर्स स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा एरन बहुत डोमिनेटिंग है और एक्चुअली फ्रॉड मतलब वो अनइथिकल चीजें करने के पीछे पड़ा हुआ है। अब एबीसी तीनों मेजॉरिटी मिलके एरन को एक्सपेल कर रहे हैं। क्या ये एक्सपल्शन सही है? आंसर इज यस। ओके, बस आंसर यस लिखने के पहले याद रखिएगा सेक्शन 33 के हिसाब से अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पहली कंडीशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होना चाहिए, सेकंड मेजॉरिटी होना चाहिए, तीसरा पॉइंट गुड फेथ में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तो एरन का एक्सपल्शन सही है। टेक्निकली आपको याद रखना है एरन का एक्सपल्शन इसमें सही रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? एक्सपल्शन को ध्यान रखना है, तीनों में से एक भी पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो एरन का एक्सपल्शन सही नहीं है। एक्सपल्शन के साथ में और एक याद रखने का इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। आपको याद रखना है इंसॉल्वेंसी पार्टनर के लिए ओके पब्लिक नोटिस का पॉइंट नहीं रहता, याद है ना बड़ी? डेथ का कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा ही है, पब्लिक नोटिस का पॉइंट, डेथ मर गया कहां से नोटिस देगा बे वो? ओके, लॉ वाला कॉन्टेक्स्ट। आई होप ये याद है ना बड़ी? तो नेक्स्ट पॉइंट है ओके ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, ही सीज टू बी ए पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड वेदर और नॉट द फर्म इज हियर बाय dissolved. And second point, where the contract of the estate of partners so educated is not liable for any act of the firm or firm not liable for the any act of insolvent कभी after the date. Is that point clear? फर्म को लाइबल करने का ही नहीं, इजी पॉइंट है वो, उसका लॉजिक याद रखने का, उसके पहले वाले पॉइंट याद रखने का। ओके अगेन ये पॉइंट ध्यान रखिए बड़ी। अगला पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर। सर पार्टनर मर गया, क्या उसकी एस्टेट लाइबल है? यस, ओनली फॉर द एक्ट प्रायर टू द डेथ। सर नोटिस नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, ओके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेथ के बाद की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये याद रखिए बड़ी। डिसोल्यूशन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। एस्टेट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा कि नहीं होगा वो अलग ही पॉइंट है, ओके वो पार्टीज कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके ऊपर है, लेकिन एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर मे बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन। आई होप फ्यूचर ऑब्लिगेशन समझ में आ रहे दिमाग में? क्लियर है बड़ी? ओके ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। ये भी मेरे ख्याल से याद होगा। ओके कोई आउटगोइंग पार्टनर है जो फर्म छोड़ के जा रहा है, क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है क्या? तो याद रखना ये सब कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री ही मे नॉट यूज द फर्म नेम। पहला पॉइंट, फर्म नेम यूज नहीं करेगा। अच्छा वो बिजनेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है कि फर्म नेम कर रहा है, कर चल कंपीटिंग बिजनेस कर, कंपीटिंग बिजनेस कर, लेकिन साला हमारा फर्म का नाम यूज नहीं करेगा और हमारे क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करेगा, हमारे क्लाइंट को, एंड रिप्रेजेंट हिमसेल्फ कैरिंग एन बिजनेस ऑफ फर्म और सॉलिसिट द कस्टमर पर्सन हु आर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी ए पार्टनर। तो जिस दिन पार्टनर उसके पहले वो क्लाइंट को मत बोलना अरे मैं नया चालू कर रहा हूँ बिजनेस, उधर आ जाना, अगली बार उधर ही वड़ा पाव खाने आना, इधर वड़ा पाव मत खाना। ओके ये नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट समझे बड़ी? अच्छा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है उसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा? यस, आपको सेक्शन 27 का एक्सेप्शन पड़ा था, ये पॉइंट याद आया बड़ी? एंड लास्ट पॉइंट इसके साथ में है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। मेरे को नहीं लगता इसको बोलने की जरूरत भी है, अगर आपको याद है ओके कोई पार्टनर आउटगोइंग है या मर गया है, ओके उसके लीगल हेयर होंगे। अब मेरे को बताओ उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिस्कस नहीं हुआ, अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ, तो पैसा तो पड़ा है ना अभी भी, तो ये पैसा कैपिटल है या पैसा अभी डेट माना जाएगा? डेट माना जाएगा। और डेट पे आपको मालूम होगा इंटरेस्ट मिलेगा, या तो दो चीज तुम ले सकते हो, या उस पर क्या ले सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, या तो प्रॉफिट ले सकते हो, तुम दोनों का अधिकार रखते हो। इंटरेस्ट कितना होगा? 6%, नहीं तो प्रॉफिट है, जो भी तुम्हें मिलना है मिलना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी एग्जांपल 18 नवंबर को एरन रिटायर हो जाता है, 18 नवंबर को रिटायर हो जाता है, ओके और 31 मार्च को एरन बोलता है मेरे को पार्टनरशिप प्रॉफिट में पैसा चाहिए और अभी तक उसने सेटलमेंट नहीं किया, कैन ही क्लेम दैट प्रॉफिट? यस। अच्छा कैन ही क्लेम इंटरेस्ट ऑल्सो? नो, दोनों साथ में नहीं, दोनों में से एक, या तो क्या ले सकता है प्रॉफिट या तो क्या इंटरेस्ट। भारत माता की जेपा बड़ी। आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट जो भी रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री द आउटगोइंग पार्टनर और एस्टेट इज एंटाइटल्ड एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू सच शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी पार्टनर और एज मे बी एट्रिब्यूटेड टू इज द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और टू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके ये पॉइंट याद रखना, दोनों नहीं है और है इसलिए शब्द। इधर पॉइंट क्लियर? केस स्टडी आ सकती है सेक्शन 37 ध्यान रखना। एंड 38 भाई साहब, अगर भाई अगर कुछ हो गया, कुछ चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में चेंज हो गया, कोई एडमिशन हुआ, कोई रिटायरमेंट हुआ, जो कंटिन्यूइंग गारंटी है क्या हो जाएगी वो? ओके रिवोक हो जाएगी। याद है कि रिवोकेशन ऑफ गारंटी, सर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी का सेक्शन नंबर? अच्छा सेक्शन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी 129। रिवोकेशन मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा तो कल हो जाएगी। तो सेक्शन 129 इज कंटिन्यूइंग गारंटी, 130 इज नोटिस बाय कंटिन्यूइंग गारंटी ऑफ, मैं याद है ना श्योरिटी मना करेगा, और 131 इज ओके डेथ ऑफ श्योरिटी, ओके द कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म होती है। याद है 129, 130, 131। अरे तुमको याद आएगा, स्पीड नहीं बैठेगा, स्पीड बैठने के लिए टाइम लगेगा तुम्हें। ओके इज द पॉइंट क्लियर? अरे पर ये अभी याद आएगा, मेरे बोलने के बाद याद आएगा। तीनों पॉइंट अगर ये क्लियर है, ये तीनों पॉइंट है, तो इधर भी ये पॉइंट है। यहां पर अगर मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी पार्टनरशिप फर्म एबीसी को दी होगी और उसमें उन्होंने डी को ले लिया,
ओके, मेरे को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उस दिन से जिस दिन डी आया ऑटोमेटिकली कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो गई, रिवोक। लॉ ने अपने आप कर दी, मेरी वजह से रिवोक नहीं हुई। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या 38 का पॉइंट है। भारत माता की जय। आस्ताला विस्ता।